हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करते हैं, हेरिडिटी। पहले चैप्टर का नाम हुआ करता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन न्यू सिलेबस में ये पार्ट डिलीट हो गया है। सो ओनली दिस पार्ट वी नीड टू डिस्कस। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है वो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी, बट हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इन पिक्चर्स को देखिए, या कभी आपने सोचा है कि लायन गिव बर्थ टू लायन ओनली, या अगर हम एक मैंगो के सीड को ग्रो करते हैं तो उससे मैंगो प्लांट ही क्यों बनता है, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं बन जाता। या इनमें से आप देख के आप कह सकते हैं ना कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है किसी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। या डे टू डे लाइफ में आपने खुद भी फील किया होगा, आपको किसी ने कहा होगा कि भाई ये तो अपने मम्मी पे गया है, ये अपने पापा पे गया है, इसकी आंखें तो इसके दादा जैसी है। ये ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलरिटीज, ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलरिटीज, सिमिलर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए बेसिक बॉडी प्लान हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस पर्टिकुलर स्पीशीज में सेम होता है। ह्यूमन बींग्स में दो आईज होती हैं, टू हैंड्स होते हैं, बेसिक बॉडी प्लान सेम है। लेकिन फिर भी दो इंडिविजुअल एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते, कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते। ऐसा क्यों है बच्चों? सोचा आपने कभी? ये होता है बच्चों वेरिएशंस की वजह से, डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएशंस को डिफरेंसेस कहते हैं, डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। इसी वजह से कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं है। यहाँ पे आप वेरिएशन देख सकते हैं, कलर की वेरिएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेयर में वेरिएशन, राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दो वर्ड्स हो गए। एक वर्ड हमने क्या लिखा? हमने पहले लिखा था हेरिडिटी। दूसरा वर्ड हमने क्या लिखा? वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब मैंने क्या बताया? सिमिलरिटीज। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या स्टडी ऑफ डिफरेंसेस एंड वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। इनमें से भी वेरिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रीजन बता सकते हैं आप? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। हम सबके हैंड्स में 5 फिंगर्स हैं। नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा पर्सन हमें दिखता है जिसके हाथ में 6 फिंगर्स हो, हमारा ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? या एकदम से कोई अलग कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें दिखाई देता है तो वी नोटिस दैम, और वो अलग कैरेक्टर क्या कहलाता है? वेरिएशन। इसका मतलब डिफरेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट। हेरिडिटी मतलब सिमिलरिटी जो है बेसिक बॉडी प्लान को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, राइट, लेकिन वेरिएशंस डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं जो कि सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, एडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। तो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशन डिफरेंसेस है कैरेक्टर्स में बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जब वेरिएशन इकट्ठे हो जाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस तो क्या होता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3। ये तो सेम ही है, चलिए 2 एंड 3। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें हुआ एंड टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स वर प्रोड्यूस। ये F1 जनरेशन है, पहली जनरेशन है। इस F1 जनरेशन के टाइम पे ही यहाँ पे एक डिफरेंस, एक वेरिएशन आपको दिख रहा है। सिमिलरली इस ऑर्गेनिज्म में भी यहाँ पे एक वेरिएशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है। अब F2 जनरेशन में जब ये दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं, F2 जनरेशन मिलती है, तो यहाँ पे फिर से एक वेरिएशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, एक डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? यहाँ पे भी एक वेरिएशन आपको कलर का दिखाई दे रहा है। यू कैन सी जस्ट आफ्टर 2 जनरेशन, ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म ऑफ F2 जनरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन।
और इसी तरह नेचर में जब वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाती है, बहुत सारी वेरिएशन जब एक्यूमुलेट हो जाती है, तो नया कैरेक्टर बनता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब वो नया कैरेक्टर सक्सेसफुली ट्रांसमिट होता रहता है, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। और उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पेशिएशन। और जब स्पेशिएशन होता है ना, नई स्पीशीज बनती है नेचर में, तो हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब वेरिएशन इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इवोल्यूशन। बात समझ में आई? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस बच्चों। इस तरह से हम इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। बात समझ में आई? अब वेरिएशन हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देती है, चाहे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करें। बट एक्सटेंट मतलब अमाउंट, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इज वेरी लेस इन केस ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। इसलिए कहा जाता है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन कॉपी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए कोपिंग है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसकी कोपिंग में एरर ना के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल है। बट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स में लार्ज वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बिकॉज एरर इन डीएनए कोपिंग अकर्स, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होते हैं, नए कैरेक्टर्स बनते हैं। और नए कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। और मैंने अभी बताया, फिर उससे नए कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो नई स्पीशीज बन जाएगी, नई स्पीशीज बनी तो इवोल्यूशन में रोल होता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या होता है? सडन जेनेटिक चेंज, सडन जेनेटिक चेंज या सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। ऑर्गेनिज्म पूरा ही लिख देता हूँ। म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है, म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने वो देखी होगी मूवी, स्पाइडरमैन मूवी आपने देखी? एक नॉर्मल सा इंसान होता है, लेकिन उसमें म्यूटेशन आ जाता है और वो उसमें स्पाइडर वाले फीचर्स आ जाते हैं, है ना? आपने देखा है ना? तो म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन देखने के लिए आप अपने सराउंडिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। आप अपने क्लास में, आप अपने घर में एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं, फ्री एंड फ्यूज्ड ईयर लोब। कुछ लोगों में ये ईयर लोब अटैच्ड होती है, कुछ लोगों में ये ईयर लोब अटैच्ड नहीं होती, इसको फ्री ईयर लोब कहते हैं। ठीक है? तो फ्री एंड फ्यूज्ड या अटैच्ड ईयर लोब का आप एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है ना? अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि नेचर में सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है ना? मेन एडवांटेज क्या है? चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ गए एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म जितना अडेप्ट कर लेता है अपने आप को चेंज एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से, उतना ही उसका सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हर कंडीशन में मिल जाते हैं, वो हाई टेम्परेचर में भी मिल जाते हैं, वो सैलाइन कंडीशन में भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जब इवोल्यूशन हुआ था ना बच्चों, तो बैक्टीरिया वर सम ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म, और आज भी उसी फॉर्म में सर्वाइव कर रहे हैं विद स्लाइट चेंजेस। मतलब उनमें वेरिएशंस आए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को सक्सेसफुली सर्वाइव करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी क्या है, क्लियर हो गया? चलिए, अब ये एग्जांपल देखो, कौन है ये? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। हेरिडिटी है ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, और इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है ना? तो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं। सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही है? इसलिए मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि आपको भी किसी ने कहा होगा कि भई आपकी तो आँखें आपकी मम्मी जैसी हैं, आपकी नोज़ तो आपके पापा की जैसी है। यहाँ एक और एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फादर हैज़ बिग नोज़, मदर हैज़ बस्टी आईब्रोज़, सॉरी बुशी आईब्रोज़। बच्चे में क्या है? बिग नोज़ एंड बुशी आईब्रोज़, मतलब फादर का कैरेक्टर भी आ गया, मदर का कैरेक्टर भी आ गया। तो कैसे ये कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है? कैसे ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होते हैं? इसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, एवरी सेल हैज़ न्यूक्लियस। हर सेल में क्या है? न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में क्या है?
ये कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। अब जब सेल डिवीजन होगा तो ये क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम पे दिस रोड शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। हर क्रोमोसोम, ये तो पेयर्ड दिखाई दे रहा है, ईच क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। और क्रोमोसोम हमेशा पेयर्ड कंडीशन में मिलते हैं, जिनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरसेस हैं, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन यहाँ पे हम मेनली ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। एंड डीएनए कंटेन स्मॉल सेगमेंट्स known as gene, and these genes are transmitted. A copy of gene is transmitted from parents to offspring during sexual reproduction after gametes formation. ठीक है, क्या हुआ, जो सेल थी उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम थे दे कंटेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वहां पे जीन्स प्रेजेंट है, जीन की कॉपी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जाती है। ठीक, ये ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अरेंजमेंट है सारे के सारे ह्यूमन बींग्स का। 23 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर जो है पहले, उनको ऑटोसोम कहेंगे, और जो लास्ट पेयर है इट इज एक्स एक्स इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल, जिनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज इज नोन एज कैरियोटाइप। इट इज नोन एज कैरियोटाइप। ठीक, तो these genes are responsible for transmission of characters। यहां से आपको समराइज करके बताना है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो साइड्स होती हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रोम और डायामीटर होता है 20 एंगस्ट्रोम। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रोम। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने सबसे पहले डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं टर्मिनोलॉजी में। तो सबसे पहले बात आती है जीन की। व्हाट इज जीन? स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट। क्या है? स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट capable of transmitting characters from parents to offspring। तो जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। तो डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, उसको हम क्या कह रहे हैं? जीन कह रहे हैं। अलील क्या होता है? व्हाट इज अलील? कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज अलील। अब देखो, फादर में 46 क्रोमोसोम है, मदर में भी 46 क्रोमोसोम है। जब गैमेट बनेगा तो 23 इधर से आएंगे, 23 इधर से आएंगे, और वो दोबारा से कंबाइन करके 46 हो जाएगा, डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट। अब मान लीजिए एक जीन है ए। अब ये ए फॉर्म में भी हो सकता है, ए ए में भी हो सकता है, और ए में भी हो सकता है। तो ये जो दो फॉर्म्स हैं जीन की, ये क्या कहलाती हैं? अलील। अब अगर दोनों अलील सेम है तो वो क्या कहलाएगा? होमोजाइगस अलील। ए या स्मॉल ए तो ये होमोजाइगस अलील हो गया। लेकिन अगर दोनों अलग-अलग हैं तो वो क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस अलील। तो कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन आर नोन एज अलील। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत अच्छी बात है। तो जीन, ये डीएनए था हमारा। डीएनए का जो सेगमेंट था उसको हम जीन कहते हैं। डीएनए डीएनए का ये मान लीजिए डीएनए है। इस डीएनए का एक छोटा-सा टुकड़ा क्या हो गया? जीन हो गया। अब इस जीन में
अलग अलग लोकेशंस होती हैं जिनको लोकाई कहा जाता है, लोकस कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लोकस पे अलग अलग अलील्स प्रेजेंट होते हैं। लोकस 1 पे मान लीजिए ये अलील 1 है, लोकस 2 पे अलील 2 है, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? याद रहेगी? याद रहेगी ना? देखो जहां पे भी कंफ्यूजन हो बच्चों आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्योंकि थोड़ा सा नया चैप्टर है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? ऐसा अलील जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा दे। होमोजाइगस का मतलब ए था, हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए था। इन दोनों कंडीशन में जो अपना इफेक्ट दिखा देगा वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट अलील। लेकिन जो सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा पाए कि स्मॉल ए होगा तभी अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिसेसिव अलील। क्लियर? तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव कि दूसरे की प्रेजेंस में भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं वो डोमिनेंट, और जो डबल रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाए वो रिसेसिव अलील। डिप्लॉइड क्या होता है? कि क्रोमोसोम की दोनों कॉपी अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। और अगर एक कॉपी प्रेजेंट है तो रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देखो मैंने बताया था क्रोमोसोम हमेशा पेयर्ड कंडीशन में मिलता है, और पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा? उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है ना। तो डिप्लॉइड 2n और हैप्लॉइड n होता है। क्लियर है? चले आगे। यस, इसके बाद एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आते हैं, जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में, अपने लाइफ टाइम में गेन करता है। वो क्या कहलाएँगे? एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे भाई बेसिक बॉडी कैरेक्टर तो भाई आई कलर, हेयर कलर नॉर्मली पेरेंट से इनहेरिट होके आ जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सिंगिंग सीख रहा है, डांसिंग सीख रहा है, कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी स्किल सीखता है अपने लाइफ टाइम में, तो वो क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट कहलाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट उस ऑर्गेनिज्म के डेथ के साथ ही खत्म हो जाते हैं। दे आर नॉट ट्रांसमिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसमिटेड, नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर ऐसा होता तो भाई एक प्लेयर का बेटा प्लेयर ही बनता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स ट्रांसमिट नहीं होते। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। जैसे मैं बता रहा था आई कलर, हेयर कलर, विडोज पीक और नोट। आप ये चेक कर सकते हो कुछ लोगों में यहाँ पे जहाँ से फोरहेड से एक बालों की एक लाइन सी बनी होती है, उसको विडोज पीक कहते हैं। वो कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। कुछ लोग अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, अभी हम टर्मिनोलॉजी की ही बात कर रहे हैं बेटा। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि जीन्स कैसे प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। लेकिन उसकी फिजिकल या आउटर अपीयरेंस जो हम देख के बता सकते हैं वो क्या कहलाती है? फिनोटाइप। कि भाई ये व्हाइट फ्लावर है, ये पर्पल फ्लावर है, देख के हम बता सकते हैं ना। लेकिन जीन्स को हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमें उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी। तो अगर कैपिटल बी है या कैपिटल लेटर से लिखा जाता है तो डोमिनेंट होता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है तो रिसेसिव होता है। दोनों कैपिटल होंगे तो होमोजाइगस, दोनों स्मॉल होंगे तो होमोजाइगस फिर से, लेकिन ये स्मॉल है तो रिसेसिव। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो वो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं बेटा। अब जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिज्म का, और जीनोटाइप से ही हमें क्या पता चलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप का। तो फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप है। जैसे ब्लू आईज और ब्राउन आईज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो इसका जीनोटाइप मान लीजिए स्मॉल बी है। तो स्मॉल का मतलब रिसेसिव हो गया स्मॉल बी। हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, और डोमिनेंट है तो कैपिटल बी होगा। तो जीनोटाइप गिव राइज टू फिनोटाइप। होमोजाइगस ऑलरेडी मैं बता चुका था।
कि दोनों के दोनों लेटर सेम हो, दोनों के दोनों लेटर सेम हो, ए हो या स्मॉल ए हो, both the alleles of a gene are same, then it is known as homozygous. But alleles are different in the genotype, वो क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट क्योंकि कैपिटल लेटर्स हैं दोनों, होमोजाइगस रिसेसिव क्योंकि दोनों लेटर्स स्मॉल हैं, और ये एक स्मॉल एक कैपिटल, तो हेट्रोजाइगस हो गया. ठीक, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डेफिनेशन आप यहाँ से एज इट इज लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल आप फ्रेम करके बताइए मुझे. ये मैंने टॉलनेस के लिए बताया, हाइट ऑफ द प्लांट के लिए कि होमोजाइगस कंडीशन ये रहेगी, डोमिनेंट में होमोजाइगस रिसेसिव में ये रहेगी, हेटेरोजाइगस ये रहेगी. तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सीड शेप का, राउंड एंड रिंकल्ड. इसमें क्या सिंबल्स आप लेंगे, और होमोजाइगस डोमिनेंट क्या रहेगा, हेटेरोजाइगस क्या रहेगा, और होमोजाइगस रिसेसिव क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद आता है F1, F2, F3. F का मतलब है यहाँ पे फिलियल, फिलियल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. क्लियर. उसके बाद आएगा मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल. तो अगर एक करेक्टर एक टाइम में स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. दो करेक्टर एक साथ स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आएगी 3:1 फिनोटाइप की, और डाई हाइब्रिड में रेशियो आएगी 9:3:3:1. डिटेल में आगे हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं. ये फिनोटिपिक रेशियो बताइए मैंने. जीनोटिपिक इसमें हो जाएगी 1:1, और इसमें हो जाएगी 1:1. फोन नंबर है 242-121. ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखनी पड़ेगी आपको. ठीक है, अब वेरिएशंस दो टाइप की हो गई थी, मैंने बताया था कि कुछ जो चेंजेस हैं ट्रांसमिट होते हैं, कुछ ट्रांसमिट नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि दो टाइप की सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सोमेटिक सेल्स एंड गैमेटिक या जर्मिनल सेल्स. तो जर्मिनल सेल्स में जो चेंजेस होते हैं, जर्म सेल्स में जो चेंजेस होते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि वो गैमेट्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं. तो जो गैमेटिक वेरिएशंस हैं, दे आर इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, तो इसलिए इनको इनहेरिटेड ट्रेट भी कहा जाता है, जैसे हाइट, स्किन कलर. लेकिन एक्वायर्ड ना तो ट्रांसमिट होंगे ना इनहेरिट होंगे, इसलिए इनको एक्वायर्ड ट्रेट भी कहा जाता है, जैसे बोरिंग ऑफ पिन्ना स्पेशली इन फीमेल, कटिंग ऑफ टेल इन डॉग, या रैट में टेल को अगर हम 20 जनरेशन तक भी कट कर दें तो टेल लेस रैट कभी भी पैदा नहीं होंगे. ठीक है ना, चले आगे. चलिए, उसके बाद मेंडलिज्म. मेंडलिज्म, ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे. एक्चुअली ही वाज ए monk, ही वाज नॉट ए साइंटिस्ट, प्रीस्ट थे वो. ठीक है, उन्होंने डिटेल में स्टडी किया, इन सारे टर्मिनोलॉजी को यूज किया जो मैंने अभी आपको बताई. ठीक है ना, क्या, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीन, अलील, जीन, अलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, सॉरी, हाँ, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड. इनमें कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाओ, अदरवाइज फिर हम मेंडलिज्म शुरू करते हैं. ये है ग्रेगर जॉन मेंडल, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्लियर. थोड़े से बड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि इन्होंने पी प्लांट पे काम किया. अब पी प्लांट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, दो पी प्लांट होते हैं, एक होता है गार्डन पी, एक होता है स्वीट पी. गार्डन पी को कहते हैं बेटा पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, और स्वीट पी होता है लथाइरस ओडोरेटस.
लथाइरस ओडोरेटस, ये याद रखना है। मेंडल ने किस पे काम किया था? गार्डन पी पे, पाइसम सटाइवम पे। थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं। तो मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। 7 साल तक काम किया उन्होंने, 7 इयर्स, 7 इयर्स इट टुक। व्हाई सेलेक्टेड पी प्लांट? कि एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, सेल्फ पोलिनेटिंग है, तो कंट्रोल्ड क्रॉस पोलिनेशन उन्होंने करवाया, सेल्फ पोलिनेशन, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर अवेलेबल, इजीली अवेलेबल था, जिस मोनेस्ट्री में वो रहते थे वहां पे इजीली अवेलेबल था। तो इन रीजन से उन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया, सेलेक्ट किया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करने वाले थे, पर चलिए, व्हाट कैरेक्टर्स विल बी सीन इन द चाइल्ड, ये डोमिनेंट रिसेसिव की बात है, मैं बाद में बताने वाला था, चलिए लेकिन अभी यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे हम मेंडलिज्म की बात कर रहे थे यहाँ पे। देखो मान लीजिए हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट या तो टॉल होगा या शॉर्ट नहीं लिखते, ड्वार्फ लिखा जाता है। जब सिंबल्स लिखते हैं तो हमेशा याद रखना, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी स्मॉल टी, क्लियर? कैपिटल टी कैपिटल एंड स्मॉल टी, ये पेरेंट है। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो इधर से 50% कंट्रीब्यूशन आएगा, इधर से 50% कंट्रीब्यूशन आएगा, और ये F1 जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगस होंगे, हेट्रोजाइगस टोल, टोल तो होंगे लेकिन इनको हेट्रोजाइगस टोल कहेंगे। अब जब इनका सेल्फ क्रॉस करवा दें, आपस में इनको क्रॉस करवाएं, तो देखिए ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ या ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कंबाइन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हो सकता है ये स्मॉल टी इसके साथ, ये स्मॉल टी इसके साथ। तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले। अब जो डोमिनेंट होगा वो तो अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा देगा, लेकिन जो रिसेसिव होगा, मान लीजिए टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर हमने माना है, तो 75% बच्चों में टॉलनेस का कैरेक्टर दिखाई देगा और 25% बच्चों में रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देगा। अभी अब जब मेंडल्स के लॉज पढ़ेंगे तो डिटेल में आ जाएगी, स्लाइड गलती से आई है यहाँ पे। तो टॉलनेस 3 कंडीशन में दिख रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 1:2। लेकिन जो ड्वार्फनेस है वो स्मॉल टी के केस में दिख रही है, जो कि 1 है। तो रेशियो क्या आ गई? 1:2:1। लेकिन ये तीनों ही देखने में कैसे हैं? टॉल, और ये एक क्या है? ड्वार्फ। तो फिनोटिपिकली जब देखेंगे तो कैसा पता चलेगा? देखने में कैसा रेशियो आएगा? 3:1। लेकिन जीनोटाइप कैसा है? 1:2:1। क्लियर है बच्चों? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो मेंडल की बात कर रहे थे हम कि मेंडल ने किसको सेलेक्ट किया? मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, और 7 साल तक उन्होंने काम किया पाइसम सटाइवम पे, और 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए, 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी? मेथोडोलॉजी क्या थी? उनको सक्सेस क्यों मिली? ऐसा थोड़ी है कि मेंडल से पहले किसी ने काम नहीं किया होगा। उन्होंने क्या किया? ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट अप टू F2 एंड F3, थर्ड जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट, अप टू F3 जनरेशन, इससे पहले लोगों ने नहीं किया। उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा रखा अपने एक्सपेरिमेंट्स का, और कंट्रोल्ड क्रॉस करवाए, तो इस वजह से उनको सक्सेस मिली। बट he was very unfortunate, he was very unfortunate कि in 1884 he died unnoticed, उसके वर्क को लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक तो वो प्रीस्ट थे, तो लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने जो अपने रिजल्ट्स पब्लिश करवाए एक लोकल पेपर में, लोकल जर्नल में पब्लिश करवा दी, तो बाकी दुनिया को उसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन इन ईयर 1900 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कोरेंस एंड वॉन शेमरेक,
rediscovered Mendel's work and published again. And after that, Mendel was called father of genetics. उसके बाद उनको रिकॉग्निशन मिली and he was considered as father of genetics 16 years after his death. ठीक. मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही तो बताया मैंने. मोनो का मतलब सिंगल, वन कैरेक्टर स्टडीड एट ए टाइम, वन कैरेक्टर स्टडीड एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा? मोनो हाइब्रिड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कौन सा लिया है? चलिए प्लांट की हाइट की बात करिए. हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट. तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, टोल और ड्वार्फ. टोलनेस को हमने डोमिनेंट माना, तो डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं, तो कैपिटल टी, और सेम लेटर स्मॉल फॉर्म में रिसेसिव के लिए लिख देंगे. ठीक है. तो टॉल और शॉर्ट या ड्वार्फ हो गए. अब ये पेरेंटल, सॉरी, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंट हो गए. गैमेट फॉर्मेशन हुआ, ये गैमेट्स बन गए. गैमेट्स कंबाइन कर गए, F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो सारे के सारे हेट्रोजाइगस टोल आ गए. वही प्रोज जो अभी मैंने आपको बताया था, हेट्रोजाइगस टोल. और इनका जब सेल्फ क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन का जब सेल्फ क्रॉस करवाया, तो आप पनेट स्क्वायर से इसको लिखो, कंफ्यूजन कम होगा. कैपिटल टी, स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों कैपिटल हो गए. एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल हो, ये दोनों स्मॉल. तो रेशियो क्या आ गई? ये प्योर टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल, और ये प्योर ड्वार्फ. जीनोटिपिक ये आ गई, जीनोटाइप 1:2:1. लेकिन तीनों देखने में कैसे हैं? टॉल हैं. तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? 3:1. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप हमेशा याद रखना, जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी? 1:2:1. और फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी बच्चों? 3:1. क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. चले आगे. पक्का? हाँ जी, पक्का 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 पक्का. अब कोई दूसरा एग्जांपल लो. आप कहोगे सर आप तो टॉलरेंस टॉलरेंस का बता रहे हो. मैंने क्वेश्चन दिया था आपको सीड शेप का, वो करते हैं. सीड शेप इसमें मान लीजिए राउंड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है. राउंड एंड रिंकल्ड. राउंड के लिए आर आर ये डोमिनेंट हो गया, तो उसका सेम रिंकल्ड के लिए हो गया. ये पेरेंट है. गैमेट बना आर एंड आर. F1 में दोनों कंबाइंड हो गए. F1 जनरेशन में सारे कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस राउंड. क्लियर? अब इस हेट्रोजाइगस राउंड को सेल्फ क्रॉस करवा दो, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन. तो आर आर इंटू आर आर, वही चेकर बोर्ड बना लीजिए आप. इसको पनेट स्क्वायर कहा जाता है. तो ये कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल. तो रेशियो क्या आई? वही 3:1. फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? 1:2:1. क्लियर? अच्छा, आप में से कितने बता सकते हैं जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे वो कौन कौन से थे? पहला था स्टेम हाइट या प्लांट हाइट, दूसरा था सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, उसके बाद फ्लावर पोजीशन. और एक, इतना तो आप करो, एक आपको बताना है. 7 थे, मैंने 6 लिख दिया आपके लिए. एक आपको बताना है. ठीक है? 7 कैरेक्टर्स. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब डबल कर देना सब चीजों को. 2 कैरेक्टर एट ए टाइम, 2 कैरेक्टर्स स्टडीड एट ए टाइम, 2 कैरेक्टर्स स्टडीड एट ए टाइम, इट इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सीड शेप पढ़ा था. उसके साथ हम सीड कलर भी ले लेते हैं. सीड शेप एंड सीड कलर, वो है ना, वो एग्जांपल लिया है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो सीड शेप में हमने क्या लिया था? राउंड एंड रिंकल्ड. और इसमें ले लो राउंड एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन. शुरू वाले दोनों हम मान लेते हैं डोमिनेंट. ठीक है? और ये दोनों हो गए रिसेसिव. तो ये डोमिनेंट है, तो राउंड के लिए आर आर, येलो के लिए वाई वाई, ये रिसेसिव के लिए हो गया. तो
गैमेट बनेगा तो क्या बनेगा, आर वाई इंटू आर वाई। क्लियर है, डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो देखिए एक कैरेक्टर लिया तो दो गैमेट बने थे, तो दो कैरेक्टर लेंगे तो कितने गैमेट्स बनेंगे। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या किया हमने, हाँ आर वाई आर, ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आर आर वाई वाई है इंटू आर आर वाई वाई है, ये पेरेंट हो गए। गैमेट बना तो इधर से आर वाई आया, इधर से स्मॉल आर वाई आया। तो F1 जनरेशन में सारे कैसे हो गए, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो हो गए सारे। अब इसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, आर वाई सॉरी आर आर वाई वाई का आर आर वाई वाई से सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। तो एक कैरेक्टर लिया तो दो दो गैमेट्स बने थे, तो यहाँ पे तो दो कैरेक्टर हैं, तो दोनों डोमिनेंट एक साथ, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, और दोनों रिसेसिव एक साथ, ये चार गैमेट्स बनेंगे। 2 रेज पावर n कर दो, तो 2 इंटू 2 4 गैमेट्स। सेम यहाँ पे बनेंगे आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, चार तरह के गैमेट्स बन गए। अब ये चेकर बोर्ड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो ये पेरेंटल जनरेशन, गैमेट्स बने, F1 जनरेशन होगी, इनका सेल्फ क्रॉस करवाया तो चार तरह के गैमेट्स बन गए। मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, यहाँ पे आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई, सेम यहाँ पे आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई। अब कुछ नहीं करना, आपको कंबाइन करते जाओ इनको, आर आर वाई वाई, ये कैपिटल आर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई आर आर वाई वाई। पूरा का पूरा आप सिंपल कॉपी करते जाइए, आपके सारे के सारे गैमेट्स आप लिख सकते हैं। सॉरी स्मॉल आर वाई वाई स्मॉल आर, आप राइट साइड में भी देख लो सेम ही है यहाँ पे। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जहां पे भी कैपिटल आर आ जाएगा वो राउंड होगा, जहां पे भी कैपिटल आर आ जाएगा वो राउंड होगा एक बार भी। लेकिन जहां पे दोनों स्मॉल होंगे आर, तब वो रिंकल्ड होगा। इसी तरह जहां पे भी कैपिटल वाई एक बार भी आ गया तो येलो हो जाएगा, लेकिन जब दोनों स्मॉल वाई होंगे तो वो ग्रीन होगा। तो काउंट करो काउंट करो ये रेड, राउंड येलो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ पे लिखता हूँ, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। जहाँ पे भी कैपिटल मिलेगा आपको इस तरह से आप राउंड येलो लिखते चले जाएंगे, राउंड येलो राउंड येलो। एक मिनट, दोनों स्मॉल नहीं, राउंड ग्रीन हो जाएगा, राउंड येलो राउंड येलो। तो अल्टीमेटली हमारे पास रेशियो क्या आएगी, 9:3:3:1। क्लियर, 9:3:3:1 आ जाएगी। थोड़ा सा और एलेबरेट करता हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब हमें ये तो पता चल गया डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल कैरेक्टर्स क्या थे हमारे, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो कितने आए, 9, और ये लास्ट वाला जहाँ पे दोनों रिसेसिव एक साथ होंगे वो रिंकल्ड ग्रीन होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक। अब इसके साथ नए कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, इसके साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। न्यू कॉम्बिनेशन में क्या होगा, राउंड के साथ क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, रिंकल्ड के साथ क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। तो ये कितने कितने हैं, 3 3 है। तो पेरेंटल कितने हैं बताओ, पेरेंटल 10 कॉम्बिनेशन है, और रिकॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन कितने हैं, 6। अब आपसे परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो टोटल कितने हैं, 16। तो पेरेंटल कैसे निकालोगे, 10/16 इंटू 100, और रिकॉम्बिनेंट्स पूछ ले तो 6/16 इंटू 100। एक बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। मान लीजिए कह दे कि भाई राउंड येलो सीड्स वर क्रॉस्ड विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स एंड इन F2 जनरेशन 250 प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो पेरेंटल कितने थे उसमें से, पेरेंटल कितने होंगे, तो पेरेंटल कितना होगा, 16 कॉम्बिनेशन में से 10, तो 10/16 इंटू 250। ठीक है, वो आप निकाल दोगे। या ये पूछ ले रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे, तो 6/16 इंटू
250। या ये पूछ ले कि भाई हम राउंड येलो कितने होंगे, तो राउंड येलो कितने बने उसमें, देखो राउंड येलो कितने बने हैं, राउंड येलो 9 और 3 12, तो राउंड येलो 12 बने हैं। एक सेकेंड, ये वाला 12/16 × 100, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इनके रेशियोज। ठीक है बच्चों। अब मेंडल्स ने इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ लॉज प्रपोज किए जिनको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। दे आर नोन एज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज, एक सेकंड कलर चेंज कर लें, कि वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखा देता है या दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट दिखा देता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और वो जो अनएक्सपेक्ट रह जाता है, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता, वो रिसेसिव कहलाता है। तो फर्स्ट कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन, इफ द पेयर आर हेटेरोजाइगस वन विल ऑलवेज डोमिनेट, ये वाला या ये वाला, तो ये टोल होगा, ये राउंड होगा। अगर पेरेंट्स प्योर है, प्योर पेरेंट्स का मतलब ये है, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे हेटेरोजाइगस होंगे, तो द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल शो ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। क्लियर हो गई बात। तो जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा दे वो क्या हो गया, वो क्या हो गया बच्चों, डोमिनेंट। जो नहीं दिखा पाए वो क्या हो गया, रिसेसिव। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बोलो फटाफट, बोलो जल्दी से। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई ना। चलिए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर। एग्जाम्पल 3 बार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बोथ टी एंड टी आर ऑल टी प्लांट, ये शॉर्ट प्लांट होगा, तो सिंगल कॉपी ऑफ टी इज एनफ टू मेक द प्लांट टॉल, जबकि दोनों कॉपी जब होंगी टी की वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो कैपिटल टी किसी भी कैरेक्टर के लिए कैपिटल जो लेटर होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो स्मॉल लेटर्स होंगे वो रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, कैपिटल पी है तो ये डोमिनेंट होगा, स्मॉल पी होगा वो रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बच्चों, चले आगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, दिस इज सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ ही था कि पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस, कि भैया ये था, ये था पेयर है, पेयर ऑफ एलील है, लेकिन ये सेपरेट हो गया ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये सेपरेट हो गया ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो हर गैमेट में एक एलील जाएगा, हर गैमेट में एक ही एलील तो जाएगा। ये टोल है, प्योर टोल है, ये प्योर ड्वार्फ है। तो जब गैमेट बना तो क्या हुआ, कैपिटल टी इधर से आया, कैपिटल स्मॉल टी इधर से आए, दो दो होंगे, लेकिन एक एलील में तो एक ही जा रहा है, और ये मिलके क्या बना देंगे, ये मिलके ये बना देगा, ये मिलके ये बना देगा, और ये दोनों मिलके ये बना देंगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि जीन जो है एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है, जिनको हम एलील कहते हैं। जब गैमेट बनते हैं उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो एलील पेयर सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, ईच गैमेट विल गेट अ सिंगल एलील। तो हर ऑर्गेनिज्म में दो में से एक एलील आता है, एक फादर से एक मदर से। अब दोनों के दोनों जो एलील है वो डिफरेंट है, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, तो जो डोमिनेंट होगा वो अपना इफेक्ट दिखा देगा, जो रिसेसिव होगा उस डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। क्लियर। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज मेंडल्स थर्ड लॉ, कि असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा कि दो कैरेक्टर्स, अब मान लीजिए आपके बॉडी में हेयर कलर है और स्किन कलर है, दोनों कलर है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग जीन है, उसके लिए अलग अलग अलील रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हेयर कलर इंटरफेयर करे स्किन कलर को, या स्किन कलर इंटरफेयर करे हेयर कलर को, नहीं होता ना। ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, इसलिए तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का मतलब एक्सप्रेस करना, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंटली, तो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ई allele of a gamete which is received from one gene does not influence the allele received from other gene, कि एक कैरेक्टर दूसरे के एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करता।
अब जीन एक्सप्रेस कैसे होते हैं, ये तो मेंडल के तीनों लोग हैं। अभी हमने जो स्टार्टिंग से पढ़ा था उसको एक बार फिर से, कि सेल थी, सेल में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्या था, क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम पे डीएनए और डीएनए पे जीन्स थे। कॉपी ऑफ जीन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हर जीन जो है एक प्रोटीन रेगुलेट करता है, या एक प्रोटीन हर जीन को रेगुलेट करता है। अब अगर प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब जीन की फंक्शनिंग भी नॉर्मल होगी और वो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मान लीजिए हम हाइट की बात कर लेते हैं, ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब अगर ये ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो नॉर्मल ग्रोथ ये ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है, तो उसको हम जायंटिज्म कह देंगे। ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है वो रेगुलेट कर रहा है हाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए में, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। अब एक पेरेंट से तो एक कॉपी आ रही है जीन की। ये टोलनेस की बात करें कि टोल को क्रॉस करवाए डवार्फ के साथ, तो सिंगल कॉपी होगी टोलनेस की, सॉरी इधर से मान लीजिए फादर का था, ये मदर का था, तो फादर से मान लीजिए टोलनेस का आया, मदर से डवार्फनेस का कैरेक्टर आया। अब F1 जनरेशन में दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो टोलरेंस का कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है, तो वो अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा। लेकिन F2 जनरेशन में ड्वार्फिज्म भी तो अपना इफेक्ट दिखाता है, 3:1 आता है, तो इसका मतलब इट ऑल्सो हैव अ चांस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। क्लियर। सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरह का होता है, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एंड क्रोमोसोमल। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा था 22 ऑटोसोम्स हैं जो बॉडी के शेप, साइज, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन लास्ट जो पेयर है जो एलोसोम है, XX इन फीमेल एंड XY इन मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड। लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मोलस्क्स हैं, उनमें एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर या पोल्यूशन हेल्प टू डिटरमिन सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है। अब ह्यूमन बींग्स की पहले बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखिए फादर में XY है, मदर में XX है। जब गैमेट बनेगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, फादर से या तो X आएगा या Y आएगा, मदर से तो हमेशा X ही आएगा। अगर फादर का X क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करता है, रैंडम फ्यूजन चांस की बात है, तो गर्ल चाइल्ड इज बोर्न। अगर फादर का X वो सेम कंडीशन दूसरे एक्स के साथ करेगा तो भी गर्ल चाइल्ड इज बोर्न। लेकिन अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर सॉरी फादर का वाई मदर के एक्स के साथ कंबाइन करेगा, XY, बॉय इज बोर्न। सेम हियर। तो इट इज अ चांस कॉम्बिनेशन, 50% 50-50% चांसेस है, रैंडम फ्यूजन है। बट हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है फॉर बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। पहली बात तो किसी को ब्लेम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ब्लेम करना है तो भी फादर शुड बी ब्लेम्ड, क्योंकि ही इज ओनली हैविंग वाई क्रोमोसोम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर बॉय, ठीक है ना। तो ये रैंडम फ्यूजन हो गया। अब मैं एनिमल्स की बता रहा था कि डिफरेंट स्पीशीज यूज वेरी डिफरेंट मेथड्स। रेप्टाइल्स में टेम्परेचर जहाँ पे वो एग फर्टिलाइज होता है, जैसे टर्टल्स की बात करें तो अगर टेम्परेचर 23 डिग्री से लेस है तो मेल्स आर प्रोड्यूस, 32 डिग्री से ज्यादा है तो फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। इसी तरह पोल्यूशन मोलस्का में अगर पोल्यूशन हाई होता है तो फीमेल ज्यादा प्रोड्यूस होती है। So these are some of the cases जहाँ पे environmental condition determine करते हैं sex of the individual, not the chromosomes. क्लियर है बच्चों, ये भी बात समझ में आ गई आपको। चलिए द एक्सप्लेनेशन जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात थी कि ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, ये बात सही है कि गलत है, पहले तो आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में। भाई 22 जो पेयर्स हैं वो तो सॉरी जो 22 जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो पेयर्ड है, लेकिन जो लास्ट पेयर है फीमेल्स में वो भी पेयर्ड है।
मेल्स में जो लास्ट क्रोमोसोम है इट इज नॉट पेयर्ड, इट इज XY। तो ये यही तो कह रहा है, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। और ऐसे कैसे कितने पेयर्स हैं? 22 पेयर है। वुमन है ऑल्सो हैव परफेक्ट पेयर ऑफ XX, तो होमोगेमेटिक है। लेकिन मेल जहाँ पे एक नॉर्मल साइज X और एक शॉर्ट Y क्रोमोसोम होता है, तो दे आर हेट्रोगेमेटिक, दे आर हेट्रोगेमेटिक। इसीलिए तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग वो यूनिक हो जाता है कि मेल का जो स्पर्म है, मेल गैमेट को क्या कहते हैं? मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म। फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? एग सेल या ओवा। तो मेल का एग, सॉरी, मेल का स्पर्म फीमेल के एग के साथ कंबाइन करता है। अब मेल का एक्स अगर फीमेल के एक्स के साथ, तो गर्ल। सेम बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। ये जाइगोट बन के फीमेल चाइल्ड में डेवलप हो जाएगी। लेकिन मेल का वाई क्रोमोसोम अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करेगा, तो जाइगोट विल डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड। दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सोसाइटी को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों कि पॉपुलेशन है जहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है बॉय की, 50% प्रोबेबिलिटी है गर्ल चाइल्ड की, जस्टिफाई द स्टेटमेंट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी हमने बात की कि इन ह्यूमन बीइंग जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिसाइड वेदर इट विल बी ए बॉय और गर्ल चाइल्ड। अब वीमेन है परफेक्ट होमोगेमेटिक XX, बट मैन हैव मिसमैच हेट्रोगेमेटिक X एंड Y। अगर बच्चे एक्स क्रोमोसोम फादर से और एक्स क्रोमोसोम ही मदर से इनहेरिट करते हैं, तो गर्ल चाइल्ड विल बी बोर्न। लेकिन अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होता है, तो बॉय इज बोर्न। तो बॉय होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फादर एंड इट इज a 50-50% चांस रैंडम फ्यूजन होता है। हाउ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, कि अगर हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर में अपने इफेक्ट दिखा देता है तो डोमिनेंट है, और डबल रिसेसिव में अपना इफेक्ट दिखाता है तो वो रिसेसिव है। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के केस में ये जो रेशो आती है जीनोटिपिकली और फिनोटिपिक रेशो जो ये आती है, तो जो 1/4 है वो क्या होगा? डबल रिसेसिव, सॉरी रिसेसिव। F1 में सारे के सारे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे, लेकिन F2 में 1:2:1 या 3:1 एक्सप्रेशन आएगी। एज इट इज आप कॉपी करके आंसर लिख सकते हैं। अब ये एक डिफरेंस है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को एलील और जीन में। जीन ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ये जीन। अब इसको हम एनलार्ज करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, लोकस कहते हैं। इस लोकस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एलील्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन आर एलील। तो जीन डीएनए का सेगमेंट है जो कोड करता है फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट। जीन के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स क्या है? एलील है। जीन डिटरमिन करता है ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। एलील आर रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट फीचर्स। ये स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर। ये आई कलर में ही वैरायटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज एलील। ठीक है ना? दैट इज एलील। अब एक और डिफरेंस एक्वायर्ड और इनहेरिटेड का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो लाइफ टाइम में गेन करते हैं एक्वायर्ड, जो पेरेंट्स से आते हैं वो इनहेरिटेड। जीन में चेंजेस आ जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, उसकी वजह से आता है तो वो इनहेरिटेड। और एज सच होता है तो एक्वायर्ड। डांसिंग, स्विमिंग मैंने बताया था, स्किल्स जो डेवलप करते हैं। लेकिन बेसिक बॉडी कैरेक्टर जो ह्यूमन का है, स्किन कलर, आई कलर, हाइट, वो सारे इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था। अभी भी आई होप कि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। लेकिन अगर फिर भी डाउट होता है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बाय नीति के कमेंट सेक्शन में पूछोगे बेटा। ठीक है ना? और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो हम क्या चाहते हैं आपसे? एक लाइक चाहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको दिख गया होगा कितना एक्सटेंसिव डिटेल कंटेंट आपने आप हम लोगों के लिए डाला हुआ। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिले तो शेयर कर दीजिए बच्चों। कीप स्टडिंग।